हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 6th चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की पूरी तरीके से, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, पूरी तरीके से हम कंप्लीट कराने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण चैप्टर हम समाप्त करेंगे। और अगर आप केवल मेरा जो वन शॉट वीडियो है वही आप चैप्टर वाइज देख लेते हैं तो कोचिंग जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया, आप कोचिंग जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहां पर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, ये जो क्लासेज होंगी, हो सकता है कि 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस हो। तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक टॉपिक को सीखते हुए, समझते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए जी, समझ लेते हैं। चलिए बता दें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 अब पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का। अब इसका पहला लेक्चर है। अब पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ेंगे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे जी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है, पहले मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं। ठीक है ना। लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है ना। ये आप समझ के होंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सपोज दैट ये एक चुंबक है, ध्यान से बाबू समझिएगा। सपोज दैट ये एक चुंबक है हमारे पास, ठीक है ना, जिसका ध्रुव मान लेते हैं ये N ध्रुव है और S ध्रुव है। N मतलब नॉर्थ ध्रुव, S मतलब साउथ ध्रुव। ठीक है ना। अब ये जो चुंबकीय हम कह सकते हैं कि ये एक चुंबक है। अब चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। तो ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। अब इस चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। इससे, इस चुंबक से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी? ऐसे भी निकल रही होंगी, ऐसे भी निकल रही होंगी, ऐसे भी इस तरीके से निकल रही होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं ये क्या है? तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये सभी क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये हमारा क्या है? चुंबक है। ये चुंबक का चारों ओर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो सभी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं, इनकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पर सभी की संख्या को नहीं, केवल उन्हीं को जो चुंबकीय क्षेत्र में, या हम ये कह सकते हैं चुंबक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाकर ये बाहर निकल रही हैं, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर निकल रही हैं, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर निकल रही हैं। देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाकर नहीं निकल रही हैं तो ये नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाकर ही निकल रहे हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं? तो जो चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत, चुंबक के या चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकल रही हैं, ये सभी लंबवत निकल रही हैं, केवल उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इन सभी को नहीं कहेंगे, जो लंबवत नहीं है उनको नहीं हम गिनेंगे। ठीक है ना, उनको गिनती नहीं करेंगे। तो हम यही कह रहे हैं ये टोटल चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बताइए, आप कह नहीं देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं?
मैं आशा करता हूं आप कह देंगे। यही बात लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं, चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है चुंबकीय फ्लक्स 5B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा होता है। यहाँ पे AB cos थीटा ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है, जो है AB cos थीटा। क्या होता है जी, चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। ठीक है ना, बहुत सारे बुकों में अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है, जहाँ पर A क्या है, B क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो AB cos थीटा लिख दें या BA, सबसे अच्छा होता है B। पहले चुंबकीय फ्लक्स को हम लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिख देते हैं, BA cos थीटा लिख देते हैं। AB cos थीटा भी लिख सकते हैं या BA cos थीटा भी लिख सकते हैं, बुक में ज़्यादातर ऐसे ही दिया है तो ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे B क्या है, A क्या है, और यहाँ पे ये cos थीटा क्या है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, सपोज डेट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, सपोज डेट ये एक चुंबक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सपोज डेट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, चुंबक का पृष्ठ है। अब ये चुंबक का पृष्ठ है, ये इसकी क्षैतिज मतलब x अक्ष हो गया। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज डेट ये इस चुंबक पर ये लंब है, ठीक है ना, ये एक चुंबक पर लंब है जी, ये इस चुंबक के पृष्ठ पर ये लंब है। और सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है, ठीक है ना। ये जो चुंबक है इसका ये पृष्ठ है जो है A, ठीक है ना, इस चुंबक का पृष्ठ है A। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा, 5B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। B क्या है, तो B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, या हम ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पे A क्या है, इस चुंबक का पृष्ठ है, इस चुंबक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और यहाँ पे cos थीटा, थीटा क्या है, तो लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे 2-3 बातें पूछी जाती हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला एक पूछ लिया जाता है हमसे मात्रक, दूसरा हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि होती है, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि होती है, और तीसरा हमसे एक और पूछ लिया जाता है जो है बीमा, या हम कहते हैं बीमीय सूत्र। मात्रक पे यदि हम बात करें तो मात्रक इसका होता है वेबर, ठीक है ना, या वेबर याद रखें या टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बात को आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि एक तो हमारा वेबर हो जाएगा और दूसरा हम ये कह सकते हैं टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक अगर हम राशि पर बात करें तो राशि कौन सी होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है ना। ये कौन सी राशि होती है दी, तो ये एक अदिश राशि हमारा होता है। और यहाँ पे बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे ML2T-2A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो ये बीमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे, ML2T-3A-1 होता है। तो ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स का टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पर आपको जानकारियाँ प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर समझ में आ रहे हैं ना, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हम ये अब जान लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे इसके खोजकर्ता है माइकल फैराडे। कौन है जी, माइकल फैराडे, ठीक है ना। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। अब इस पर हालांकि बहुत सारी इस पर बातें कही गई हैं, कैसे कैसे खोज हुआ, उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं, बट फिर भी हमें टॉपिक ज़्यादा देखना है तो मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होते क्या है, ये हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी कुंडली
और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब इतना ये हमारा परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जो कि आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चाहे क्यों भैया? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे नहीं भैया, अभी हम याद भी आपको करा देंगे। करना है याद? करना है ना? चलिए याद करा देते हैं तब। तो समझिएगा, सबसे पहले तो सपोजेट ये एक, समझिए ये एक चुंबक है। अब हम याद करा रहे हैं आपको, ये सपोजेट ये एक चुंबक है N और S। ठीक है ना, ये हमारे पास एक चुंबक हो गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास चुंबक है। ठीक है जी, ये हमारे पास चुंबक हो गया। अब इस चुंबक के पास एक हमने यहाँ पर कुंडली ले लिया है। ये हमने यहाँ पे कुंडली ले लिया, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा कुंडली हो गया। लिख तो सकता ही हूँ ना, कुंडली है, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है। तो जो हमारे मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराया। कौन सा गति? आपेक्षिक गति। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होती है? आपेक्षिक गति होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो यहाँ पे क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में सबसे पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। जब भी हम चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का मतलब ये है, कभी चुंबकीय फ्लक्सों की मान कभी बढ़ जाएगा और कभी घट जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? अरे चुंबक है तो इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे ना, तो जो लंबवत विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की संख्या को कह रहे हैं। तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी मतलब जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न यहाँ पे हुआ है, जिसे हम प्रेरित धारा भी कहते हैं, तो यही विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। समझिएगा, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण चुंबक के पास रखे जो कुंडली है ना, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसी को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
तो जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसे नहीं, तथा इस घटना को यहां पे ऐड कर लीजिएगा, इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बताइए आपको याद हो गया या नहीं हो गया? हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। रटना बहुत ही हार्ड होता है दोस्त, इसलिए मैं एक बार अंत में एक बार और बोल दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक आता है जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, अब ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम जरूर आज की इस वीडियो में आप ध्यान से समझेंगे। देखिए फैराडे नामक, जो माइकल फैराडे हैं, ये एक नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ही एक नियम, एक नहीं दो नियम प्रस्तुत इन्होंने किया। तो माइकल फैराडे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, समझिएगा, माइकल फैराडे एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किया। एक है प्रथम नियम और एक है हमारा द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ही दो नियम प्रस्तुत किए हैं, एक का प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। तो वही बात लिखा गया है, माइकल फैराडे मतलब फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए हैं, एक है हमारा प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। चलिए अब इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। प्रथम नियम में हमें क्या बात बताया गया? तो प्रथम नियम में हमें विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, इसी को प्रथम नियम में हमने बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताइए ये हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है ना, बिल्कुल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी हमने आपको दिखाया है, तो ये आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या होता है। तो ये एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ, और इस चुंबक के पास एक यहाँ पे कुंडली है, और इस कुंडली में एक धारा मापी लगा हुआ है, और ये हमारा हो गया जी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति, जब भी चुंबक और कुंडली के बीच चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमें पहले नियम में हमें बताया गया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं,
ठीक है ना। एक और लाइन इसमें अगर बढ़ा सकते हैं कि इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चाहे तो आप इसमें और भी बढ़ा लीजिएगा। वही बात लिखा गया है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है नियम, जो है हमारा द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला में बताया गया कि जो विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती होता है डी फाई बाई डी टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है डी फाई बाई डी टी क्या है, तो ये है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और ये टी क्या है, समय है, या इसी को हम दर कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है जो है डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यही बात आपको लिखा गया है। पहले आपको इसमें ये बोल दिया गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यही बात लिखा गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है दोस्त, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये था हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम जो कि हमने डिस्कस किया है। अब मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है जो है लेंज का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो है लेंज का नियम। लेंज का नियम, और ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार, मैं कह सकता हूँ VBI है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो लेंज का नियम क्या होता है, लेंज के नियम के लिए हमने यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। लिखा गया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षी गति होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसके कारक का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। हम इतनी बात अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जब भी हम इतनी बात पढ़ चुके हैं कि जब भी अभी हमने इतनी बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चुंबक के और कुंडली के, जब भी ये कुंडली एक है सपोज दैट चुंबक है, तो जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बात अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, ये कहा जा रहा है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर बता रहा हूँ और दो यहाँ पे फिगर आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक फिगर मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए, ये एक चुंबक है और एक और मैं यहाँ पे भी चुंबक बना दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। दो हमने चुंबक बना लिया और दो यहाँ पे हम कुंडली बना लेते हैं। सपोज डेट ये एक कुंडली हमने बना लिया, थोड़ा मैं पास ही बना लेता हूँ। ये एक कुंडली हमने बना लिया और यहाँ पे एक और हमने कुंडली बना ली है, ठीक है ना। देखिए, दो चुंबक हमने लिया हुआ है, एक है हमारा यहाँ पे S ध्रुव है और N ध्रुव है। ये सपोज N ध्रुव है और ये S ध्रुव है,
ठीक है ना। यहाँ पे बात आप समझिएगा, ये हमारा कुंडली है। तो देखिए यहाँ पे एस और एन ध्रुव यहाँ पे है, ठीक है ना। एस और एन ध्रुव है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एस और एन ध्रुव है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये होता है, जब भी हम जानते हैं चुंबक और ये कुंडली है, तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो क्या होगा, इसमें एक क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि इसमें प्रेरित, अगर देखिए साउथ और नॉर्थ ध्रुव है, तो जब भी आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है, इस चुंबक को तेजी से कुंडली के पास हम लेके जाएंगे तो उसे भी आपेक्षिक गति कहेंगे। मतलब किसी एक को स्थिर रखकर और दूसरे की गति ही आपेक्षिक गति कहलाता है। तो ये कुंडली यहाँ पे स्थिर है और इस चुंबक को हम तेजी से पास लेके गए, तो नॉर्थ ध्रुव है ना आगे, तो नॉर्थ ध्रुव के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इस तरीके से क्या होती है, वामावर्त दिशा में होता है। यहाँ पे कौन सा दिशा में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, वामावर्त दिशा है। वामावर्त दिशा में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, वामावर्त है। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव गया, तो इस कुंडली में भी नॉर्थ ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है, देख रहे हैं ना, एन ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है। एन ध्रुव के कारण ही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो वामावर्त दिशा में गति कर रहा है। और देखिए यहाँ पे एन और एस, यहाँ पे एस ध्रुव, देखिए एस ध्रुव आगे हमने रख लिए हैं और साउथ ध्रुव को हम तेजी से कुंडली के पास लेके जाते हैं, तो इसमें जो धारा की बहने, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस ओर होती है। इसका मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा है, दक्षिणावर्त। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं कि जब नॉर्थ ध्रुव को तेजी से ले जा रहे हैं तो नॉर्थ ही ध्रुव उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, और जब साउथ ध्रुव ले जा रहे हैं तो साउथ ध्रुव ही कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि अब इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि जब दोनों ध्रुव समान होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये भी नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हुआ, तो जब हम चुंबक को तेजी से पास लेकर जाएंगे तो इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये कुंडली इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। मतलब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे साउथ ध्रुव है, अब इसको हम तेजी से पास लेकर जा रहे हैं तो इसमें भी साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एस ध्रुव, ये भी एस ध्रुव, तो ये कुंडली इस चुंबक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये भी क्या करेगा, यहाँ पे भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से अगर समझ रहे होंगे तो यहाँ पे समझाना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए इस नॉर्थ ध्रुव को हम पास लेकर जा रहे हैं, तभी तक ना इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। इस साउथ ध्रुव को हम पास लेकर जा रहे हैं इस कुंडली के, तभी तो इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है कुंडली में। तो साउथ ध्रुव के कारण ही साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, और उत्तरी ध्रुव के कारण ही उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। परंतु जैसे ये पास जा रहा है ना, तो ये उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होने के कारण ये कुंडली इसको दूर हटा रही है, मतलब उसी को जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। पास जाने को कह रहा है तो ये दूर हटा रहा है, जबकि इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो यही हम कह रहे हैं कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। ये उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। इसी साउथ के कारण ही ये साउथ ध्रुव उत्पन्न हुआ है, और उसी का ये वाला ना इसी का विरोध भी कर रहा है। तो वही बात लिखा गया है कि जब भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, ठीक है ना। ये लिखने के बाद ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा, फर्स्ट फिगर, ये हमारा सेकेंड फिगर बना लेंगे ना। यहाँ पे एक और पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि लेंज का नियम क्या है और क्या ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, और कारण बताइए, ऐसे कह दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों के क्या है, अनुकूल है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है जी,
तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमने ये पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, बल्कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। कैसे हो रहा है तो समझिएगा। जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाने पर, या देखिए कुंडली के पास चुंबक को लेकर जाएं या चुंबक को कुंडली के पास लेकर आए, दोनों आपेक्षीय गति होगा। तो जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाने पर कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, इसी को हम विद्युत धारा भी या प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा लिखिए या प्रेरित धारा कह सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच, मतलब जब किसी कुंडली के पास चुंबक को हम ले जाते हैं तो एक प्रेरित धारा या एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने पर एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, इस चुंबक को कुंडली के पास हम ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, कार्य करना पड़ेगा ना। तो वही लिखा जा रहा है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये कार्य हम कर रहे हैं, इस चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे हैं, तो इसके लिए एक हम कार्य कर रहे हैं, और यही यांत्रिक कार्य ना विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, और उसी के कारण ये धारा, यही विद्युत धारा में या विद्युत ऊर्जा में बदला है। तो वही लिखा गया है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने पर एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के क्या है, अनुकूल है, ठीक है ना। मतलब ये कार्य के कारण ही इसमें धारा उत्पन्न हुआ है। यदि हम ये कार्य ना करें, इस चुंबक को कुंडली के पास, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बीच से वीडियो कट गया था। मैं आपको समझा रहा था कि जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। हालांकि सब कुछ हमने बता ही दिया है, केवल हम इतना ही कह रहे हैं कि ये जो चुंबक है कुंडली के हम पास ले जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य नष्ट नहीं होता, बल्कि यही यांत्रिक कार्य विद्युत धारा में या प्रेरित विद्युत वाहक में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब कार्य है, कार्य भी एक ऊर्जा ही है, तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल ही तो है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम भी तो यही है कि एक ऊर्जा जो है वो नष्ट ना हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदले। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं जी। चलिए, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका, यहाँ पे तीन नाम लिखा गया है, अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये बातें कहेंगे जी। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, नहीं आया तो टेंशन ना लें, आपको हम एक फिगर बता दे रहे हैं, उसको समझिएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ लें, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा क्या है, तर्जनी है, और ये हमारी माध्यिका है, ठीक है ना। अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका कह रहा है कि बाएं हाथ के, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। इस तरीके से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एक फिगर से समझाऊं, जैसे सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा सपोज डेट, ऐसा मैं पूरा हाथ नहीं बना रहा हूं, ठीक है, एक समझाने के तौर पे, याद करने के तौर पे आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये फिगर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो अंगुली, ये आपको अंगुली जो दिखाई दे रही है, एक ये अंगुली है, एक ये अंगुली है, तो
3 अंगुलियां यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारी अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये हमारा है तर्जनी, और इस वाले को हमने मान लिया कि ये माध्यिका है। ठीक है ना, ये हमारा अंगूठा है, तर्जनी है, माध्यिका है। यहाँ पे ये बताया गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर हम इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इसका मतलब इन तीनों के बीच में अगर हम देखें कोण बन रहा है तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बने। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा यहाँ पे ये बात बताया गया कि जो अंगूठा है वो अंगूठा किसको प्रदर्शित करें, तो जो हमारा अंगूठा है यहाँ पे लिखा गया है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें। ठीक है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो माध्यिका है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। मतलब ये प्रेरित धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे, और ये जो क्या है अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे क्या बताया है? देखिए एक बार अंत में मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। इतना ही बोलना है, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस तरीके से शॉर्टकट में यहाँ से समझकर ये याद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा है। मैं नहीं चाहता आप रट कर याद करें, इस तरीके से समझकर कुछ ट्रिक के साथ भी याद हमें करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ, ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स में साइड में बना सकते हैं, जिससे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सके। ठीक है ना, कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक है, आप वहां से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी लिंक हमने दे दिया है। आपको सुबह में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का रिवीजन हम करा रहे हैं। हाँ, 2-3 आवश्यक सूचना मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको जान लीजिए। मैं आपको बताया ही था कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स की क्लासेस कब कब चलती हैं, तो संडे को मतलब मंडे को और ट्यूसडे को, मतलब सोमवार और मंगलवार को चलती हैं। सोमवार और मंगलवार, तो सोमवार मंगलवार को फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं। अब केमिस्ट्री की क्लासेस हमने आपको बता दिया है कब चलती हैं, ये सभी आप जान लीजिए। केमिस्ट्री के बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है ना। ये बुध और बीफे किसको चलता है, आपका केमिस्ट्री चलता है। हिंदी कब चलेगा जी, हिंदी आपका चलेगा शुक्रवार को। ठीक है ना। इंग्लिश कब चलेगा, इंग्लिश एक दिन आपकी स्टडी अभी कराई जाएगी, अभी समय बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है ना। इंग्लिश आपका जो सैटरडे मतलब शनिवार को, ये आप याद रखेंगे। और संडे को क्या चलेगा, संडे को स्टडी प्लस मोटिवेशनल कोई वीडियो आपको, मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगे जी संडे को,
ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये एक टाइम टेबल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद रखेंगे सोमवार और मंगलवार को हमने फिजिक्स की पढ़ाई, आज मंगलवार है, हमने कर लिया है। कल आपको मिलने वाले केमिस्ट्री कल और परसों केमिस्ट्री आपकी क्लासेस चलेंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट सूचना है, वीडियो में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो में हम सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक हम जानेंगे, पर स्वप्रेरण गुणांक आपको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। जब तक आप स्वप्रेरण नहीं समझेंगे तब तक स्वप्रेरण गुणांक भी समझ में नहीं आएगा, और अन्योन प्रेरण जब तक नहीं समझेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, आपको सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा, हम आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वप्रेरण का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको भी सुन लीजिए। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है टॉपिक, स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए ऐसे, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं। सबसे पहले सपोज डेट ऐसे हमने यहाँ पे एक कुंडली इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक कुंडली बना लिया, और कुंडली में हमने यहाँ पे कुंजी लगा दिया, यहाँ पे सेल या बैटरी हम लगा देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस कुंडली के साथ यहाँ पे एक और हम काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक धारा मापी लगा देते हैं, और धारा मापी के साथ यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, और इस तरीके से ये जलाएंगे जी बल्ब को। इस तरीके से हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फिगर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। धारा मापी आप चाहें तो लगाएं, ना भी लगाएंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब बल्ब जलेगा ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि धारा बह रही है, तभी जाकर ये बल्ब जल रहा है। तो इसलिए मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। फालतू का आप टेंशन लेंगे कि भैया एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी भी लगाना है, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, कुंडली है। तो ये हमारी कुंडली है। तो अगर हम क्या करें कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, इस सेल या बैटरी से हम धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित जो हम कर रहे हैं ना, इस विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके मान को हम क्या करेंगे, कभी बढ़ाएंगे और कभी घटाएंगे। तो बढ़ाने या घटाने को ही हम कहते हैं कि धारा के मान में परिवर्तन। ये विद्युत धारा है तो इसके मान में परिवर्तन हो रहा है। मान में परिवर्तन का मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है,
तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यही प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है, तो ये प्रेरित धारा जब उत्पन्न हो गया तो इसी संपूर्ण घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम यही कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा स्वप्रेरण का परिभाषा, कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया और इसी प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ये बल्ब जलने लगा। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो परिभाषा आप बोल ही देंगे अब। तो देखिए वही बात लिखा गया है, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। देखिए जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यही तो बात हम कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमने लिखा हुआ है जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब ये जो विद्युत वाहक बल ही है ना, यही प्रेरित धारा है। तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा आप समझ में आ ही गया होगा। चलिए जी, लिख लेंगे ना, फिगर से ही लिखना है, यहां से कभी भी नहीं लिखना है। एक बार और मैं लास्ट में बोल दे रहा हूं, समय लगने दीजिए, बट आपको याद होनी चाहिए, मेरा यही मकसद है। हम आपको कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसी तरीके से बोल देंगे या आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो प्रेरित जो धारा है ना, जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है, प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि चुंबकीय, यहाँ पे एक लाइन आप जरूर लिखेंगे। इस फिगर को लिखने के बाद फिगर को साइड में बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि कुंडली में, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन जो है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वह प्रेरित
समानुपाती होती है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है वो प्रेरित धारा के क्या होता है, प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात हो गया। अब ये समानुपाती का चिन्ह अगर हटता है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है L इंटू ये I है, तो ये I हमने लिख दिया। अब यहाँ से केवल L का मान निकाले तो ये I इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा। इसका मतलब यहाँ से L का ओनली फॉर्मूला निकालें तो ये क्या हो जाएगा, फाई बाई आई हो जाएगा। फाई बाई आई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल गया जो है L इक्वल टू फाई बाई आई, जहाँ पर ये जो L है ना, यही L है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है ना, ये L क्या है, L ही है स्वप्रेरण गुणांक। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और ये I क्या है, प्रेरित धारा। तो परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, ये आप लाइन जरूर लिख लीजिएगा। अब ये जो L है स्वप्रेरण गुणांक, इसी को हमें परिभाषा देना है, यही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले ले। हाँ जी, ले लिए होंगे ना। चलिए अब हम देख लेते हैं स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा। देखिए स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या का परिमाण, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या का परिमाण कहें या चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब आपने पहले से ही जान लिया है कि स्वप्रेरण का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू फाई बाई आई, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। जहां पर ये क्या है, L क्या है, स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण। ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का क्या है, परिमाण है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या को हम गिन थोड़ी ना सकते हैं, केवल ये अदिश राशि होता है ना, तो इसलिए इसका केवल दिशा तो नहीं, परिमाण हम कहेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण कह रहे हैं। ये I क्या है, I क्या है, विद्युत धारा है, मतलब धारा है। ये धारा कहाँ प्रवाहित की जा रही है, तो ये धारा किस में प्रवाहित की जा रही है, कुंडली में ना। अभी हमने बनाया था एक कुंडली इस प्रकार, ये हमने कुंडली बनाया था, यहाँ पे कुंजी लगाया था, यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगाया था, और इसमें हमने एक बल्ब को जोड़ दिया था इस तरीके से, इस तरीके से, और ये जल रहा था, इसी तरीके से किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में, ये हमारी कुंडली है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा, यदि हम जब किसी कुंडली में अगर हम धारा, विद्युत धारा है वो 1 एम्पीयर प्रवाहित करें, ठीक है ना, तो जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो जब अगर यहाँ पे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का तो नीचे कोई मतलब नहीं होता है, तो उस समय पे फाई जो होगा वो L के बराबर होगा। तो जो उस समय पे फाई होगा वो L के बराबर हो जाएगा। फाई जो होगा वो L के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब फाई क्या है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो यहीं से हम परिभाषा कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक, मतलब स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण ही किसके बराबर है, स्वप्रेरण के बराबर है। ठीक है, इसीलिए तो जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मतलब तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है।
तो मैं आशा करता हूँ आप लिख लेंगे। ये परिभाषा लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, केवल इतना ही आप लिख देंगे ना चलेगा। ये आपको फिगर भी नहीं बनाना है, ये भी आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा जी। आपको मैं केवल समझाने के लिए बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक को जानेंगे फटाफट, क्योंकि ऐसे ही समय हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आते हैं जी, अब हम जानेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक को। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दो आपको कुंडली बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे हम कुंडली बना लेते हैं, इस कलर से बनाते हैं। ओहो, ठीक है। एक कुंडली यहाँ पे हो गया, एक इसके पास ये दूसरी हम कुंडली बना लेते हैं। देखिए अगर इसको हम पूरा अच्छे से बनाएं तो ये कुंडली के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है ये भी आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस धारा नियंत्रक हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये धारा नियंत्रक हो गया। यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देंगे, ये हमारी कुंजी हो गई। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम सेल या बैटरी लगा देते हैं। और इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी ये क्या है गई, पहली प्राथमिक, ये प्राथमिक हमारी कुंडली हो गया। अब ये हमारा दूसरा कुंडली है जो इसको हम बना रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल हम एक धारा मापी लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको चुपचाप इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें हमने एक धारा नियंत्रक लगाया है, एक कुंजी, एक बैटरी हमने लगाया हुआ है या सेल कह सकते हैं। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हमारी दूसरी कुंडली है। क्या है दूसरी कुंडली? तो हम ये कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली की बात हो रही है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, इस सेल या बैटरी द्वारा हम धारा प्रवाहित करेंगे और इस धारा नियंत्रक द्वारा धारा को कम अधिक करेंगे। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अगर धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो सिंपल सा इतना हम जानते हैं इसमें क्या होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो ये कुंडली है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इतनी बात समझ गए कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली, ये प्रथम कुंडली है ना, तो प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसी विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अन्योन्य प्रेरण, अन्य किसी से प्रेरित होकर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा इसमें, तो ये बहुत ही पास है दूसरी कुंडली, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली बहुत ही पास है।
तो पास होने के कारण इसमें जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ, तो ये पास है ना, तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगा। और जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो इसमें द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी प्रेरित धारा जब उसमें उत्पन्न हो गया, तो इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, अन्य किसी से प्रेरित होकर धारा उत्पन्न कर दिया है। समझ रहे हैं? तो यही हम कह रहे हैं। अब सुनिएगा परिभाषा कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पहली कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो आशा करता हूं आप फिगर को देखकर बोल देंगे। यही बात लिखा गया है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों के मान में परिवर्तन होता है। मतलब उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों के मान में परिवर्तन होता है। देखिए हमने यहाँ पे छोटा ही करके लिखा है, इतना हमने लाइन हटा लिया कि पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। ये तो हो रहा है, आप चाहे तो इतना लिख भी सकते हैं, आप चाहे सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें अगर हमने धारा के मान में परिवर्तन किया, तो सीधा दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगा। पर दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले इसमें उत्पन्न हुआ है, इसी के कारण इसमें उत्पन्न हो रहा है, ये आपके होना चाहिए दिमाग में। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली पहली कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित धारा उत्पन्न होता है और इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। इससे प्रेरित होकर इसमें धारा उत्पन्न हो गया है, इतना याद रखेंगे। इसमें भी आप वही बात लिखेंगे कि जो चुंबकीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन प्रेरित धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है वो प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फाई का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे एक -m एक नियतांक आता है और यहाँ पे i है, तो ये i हमारा हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये i इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो केवल हम यहाँ पे m का मान निकालें, m का मान, तो ये -i इधर आ जाता है। तो इधर -i गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो ये फाई बाई क्या हो जाएगा, फाई बाई i हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जो है m = -φ/i। ठीक है ना, -φ/i होता है, जहाँ m क्या है, m ही है अन्योन प्रेरण गुणांक। ये m ही क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। i क्या है, प्रेरित धारा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखकर ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये आप लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब अन्योन प्रेरण जो समझ गए, उसको अन्योन प्रेरण गुणांक भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी उसको भी समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक कैसे समझ में आ जाएगा।
पहला समझ में आ गया तो दूसरे को तो 2-3 मिनट में आप समझ जाएंगे, 3 मिनट में। देखिए लिखा गया है, जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो हम कह सकते हैं कि m - phi/I, ये होता है ना -phi/I, एक ये होता है। या इसी को हम, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि m phi/2, मतलब 2-1, यहाँ पे 2-1 और यहाँ पे I1। यहाँ पे 2-1 का मतलब क्या है कि ये जो है ना I1 का मतलब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है, और यहाँ पे 2 आगे आ गया है, पीछे 1 आया है, तो मतलब द्वितीय कुंडली में ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में मतलब ये द्वितीय कुंडली में 2 आगे आया है ना, तो इसका मतलब द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, परिमाण है। देखिए ये द्वितीय कुंडली, 2 लिखा गया आगे, तो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली। अब फाई को चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, ठीक है ना, क्योंकि अदिश राशि होता है इसलिए। यहाँ पे आई क्या है, आई है पहली कुंडली में प्रवाहित धारा, 1 लिखा गया है, तो ये हो गया पहली कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में, देखिए 2 कुंडली हमने बनाया हुआ था, एक कुंडली इस प्रकार, चलिए छोड़िए यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे अब। तो हम यही कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। अब सोचिएगा पहली कुंडली I1 में 1 एम्पीयर की हम धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो उस समय पे जो phi/1 है ये m के बराबर हो जाएगा। उस समय पर phi/1 है वो m के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो m क्या है, m ही है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और ये क्या है, ये है हमारी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, और ये क्या है, धारा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। बोल देंगे ना, समझ रहे हैं। तो जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। वही बात लिखा गया है, जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला में m दर्शा दीजिएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ये भी लिख लीजिएगा, या ये दोनों आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये जो टॉपिक है जिसको हमने आज के इस वीडियो में कवर कराने का प्रयास किया है, समझ में आए होंगे। समय लगा, मैं जानता हूँ समय तो लगा, बट आपको समझ में भी डिटेल में आ गया होगा। अगर मैं केवल अन्योन्य प्रेरण ना पढ़ाकर अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ाता तो दिक्कत होती, समझ में आने के चांसेस कम होते। मैं कहता पहली कुंडली दूसरी कुंडली, तो आपको ये पहली कुंडली पता है, दूसरी कुंडली पता है, और उस समय पर जब हम आपको यहाँ पे पहली कुंडली दूसरी कुंडली डायरेक्ट बोलते तो नहीं समझ में आता, इसलिए पढ़ाना वो ज़रूरी था। और ये चारों टॉपिक में से कौन आपसे पूछ ले कोई नहीं जानता, तो
तो इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हमारी इस फैमिली को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो जल्द से जल्द फैमिली को कंप्लीट किया जाए, 2 लाख कंप्लीट किया जाए। तो इस आशा के साथ मैं यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी की, इंग्लिश की तैयारी आप कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस कर रहे हैं, जो क्या है, जो है लंबी परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व की गणना, जो कि हमने यहाँ पे एक लिख दिया है। इसको ध्यान से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कुछ करना चाहूँगा, देखता हूँ आपको पता है, क्योंकि पीछे हमने बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था पीछे की परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है ना। बट अभी मैं केवल इतना कहूँगा, जैसे कि अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ, ये कुंडली है, तो ये नॉर्मल कुंडली अगर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कुंडली कह देंगे। बट इसी कुंडली के ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों सिरों को मोड़कर, इन दोनों सिरों को हम फोर्स लगाकर इसको एक हम वृत्त के आकार का रूप मान लेते हैं, इस तरीके से एक वृत्त बना देते हैं, तो यही हमारी परिनालिका हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिनालिका का सिंपल सा मतलब है कुंडली के दोनों सिरों को पकड़कर एक वृत्त के आकार का बना देना ही परिनालिका कहलाता है। बट यहाँ पे एक हम बेलनाकार परिनालिका ऐसे बना लेते हैं, जिसको ध्यान से आप समझेंगे। जैसे सपोज दैट ये एक खोखला बेलन है, ठीक है ना, ध्यान से आप समझेंगे बाबू, यही सब फिगर ही मेन है। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूं इधर। जैसे ये एक बेलन है, अब इस बेलन में सपोज दैट ऐसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसमें चुंबकीय, यहाँ पे कुंडली इस तरीके से घूमी हुई है, ठीक है ना। ये हमारी कुंडली है। अब कुंडली में हमने क्या कर दिया है, एक कुंजी लगा दिया है और यहाँ पे एक बैटरी या सेल हमने लगा दिया है, इस तरीके से जोड़ दिए हैं। देखिए ये हमारी कुंडली है जी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बैटरी या सेल से हम जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसमें होता ये है कि इसमें सबसे पहले तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब हम इस धारा को रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो इस कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स निकलने रहेंगे। तो वही जो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, जब धारा को रोक दे रहे हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स निकलने लग रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि इस परिनालिका में चुंबक का गुण आ गया है। मतलब ये परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करने लग गया है। तो हम यही कहेंगे कि माना एक लंबी परिनालिका है, जिसमें सपोज ऐसे मान लेते हैं कि ये कुंडली में फेरों की संख्या है n, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो ये हमने मान लिया। इस कुंडली में प्रवाहित धारा है I, ये हमने मान लिया। तो हम यही कह रहे हैं कि माना एक क्या है, लंबी परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तथा कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस परिनालिका की जो लंबाई याद रखेंगे, इस परिनालिका की लंबाई है L। इस परिनालिका की टोटल लंबाई कितनी है, इस परिनालिका की टोटल लंबाई L है। तो देखिए लिखा गया है एक लंबी परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है, या एक लंबी L आकार की, L लंबाई की परिनालिका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें n फेरे लपेटा गया है, जिसमें इकाई लंबाई में मैं कह रहा हूं फेरों की संख्या n है, तथा उसमें I धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये कुंडली क्या है, चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है, और जिसकी लंबाई L है। L मतलब क्या, इस जो परिनालिका है इसकी लंबाई L है। तो ये तो हमने फिगर से ही देखकर ये हमने बताया है। अब हमें गणना ये करना है कि ये जो परिनालिका है इसके लिए स्वप्रेरकत्व की गणना हम करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम गणना करके आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं इतनी बातें
चलिए हम इतनी बातें क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक हमने फॉर्मूला बताया था जब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे, कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला एक हम जानते हैं जो क्या होता है, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E = वहां पे फॉर्मूला हमें बताया गया था जो है E = क्या बताया गया था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो यहाँ पे हमें B = बताया गया था, B = क्या बताया गया था, μ0 n × I बताया गया था। ये आपको याद होगा, तो हमने बताया है कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B = μ0 n × I। ये हमने फॉर्मूला डेरिवेशन कराया भी हुआ है। अब ये हम इतना फॉर्मूला से जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक और चीज हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है n, बट यहाँ पे n फेरे लपेटे गए हैं, मतलब बहुत सारे, ये l लंबाई का चालक तार है तो इसमें अनेक फेरे लपेटे गए हैं ना। तो अब हमें ये टोटल फेरों की संख्या हमें चाहिए, ठीक है ना, तो टोटल फेरों की संख्या यहाँ पे चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि देखिए सबसे पहले हमें कुल फेरों की संख्या चाहिए, तो n = फॉर्मूला होता है n × l होता है, ये होता है ना। देखिए n क्या है, फेरों की संख्या है, अब कितनी लंबाई है, लंबाई से गुणा करा देंगे तो ये हो गया। अगर यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालें, ओनली ये इधर l गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो n का जो फॉर्मूला आ गया वो n बाई क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो n बाई l आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा n बाई l। तो यहाँ से देखिए n बाई l, जहाँ n क्या है, n है कैपिटल, जो n है वो कुल फेरों की संख्या है, और n क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, l क्या है, परिनालिका की लंबाई है। तो ये जो n का मान हमारा आया है n बाई l, इस जगह यहाँ पे रख देंगे। तो अगर हम रखते हैं तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलता है, B = μ0 n बाई l, और यहाँ पे n बाई l, सॉरी यहाँ पे कैपिटल N अब बाई l हो जाएगा, और ये I है तो ये हमने I रख दिया। बात समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिला एक, जो है B = क्या फॉर्मूला मिला, B = μ0 n बाई l × I हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप समझें तो ये हमारा इतना फॉर्मूला मिल गया ना, B = μ0 n बाई l × I। अब यहाँ पे इतना हमें मिल गया, तब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, जो क्या होता है, फाई = क्या होता है जी, चुंबकीय फ्लक्स फाई = B × A होता है, जहां B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A है क्या है, अल्पांश, मतलब क्या है, पृष्ठ है। तो यहाँ पे फाई = B × A जानते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ये B का जो मान है ना, यहाँ पे हम पुटअप करते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं, हम लिख देते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण अब लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से B का मान यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई है तो ये हमने फाई रख दिया। अब B के जगह पर μ0 फिर से n बाई l हो जाएगा, × I हो जाएगा, × A हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, फाई = μ0 n बाई l, मतलब ये टोटल इसका मान हो गया, B का ये टोटल मान है, और ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या, केवल यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे A है, इतना है, समझ रहे हैं ना। B का मान यहाँ से पुटअप किया है, A है तो A रख दिया गया है। तब
तब अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, तब आप ध्यान से समझेंगे। अब हम यही कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा निकल गया, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान निकला ना, तब हम लिखेंगे तब स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो क्या हमने बताया था, स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि L इक्वल टू क्या बताया था, L इक्वल टू N फाई बाई आई, ये हमने फॉर्मूला बताया था स्वप्रेरकत्व के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया था L इक्वल टू फाई बाई आई बताया था, बट N नहीं बताए थे। N क्या है, फेरों की संख्या है दोस्त। तो यहाँ पे परिनालिका में कुल फेरों की संख्या जो क्या है, कुल फेरों की संख्या है N, तो N से हम गुणा कराए देंगे, ठीक है ना, परिनालिका के लिए। तो ये इसलिए यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे परिनालिका नहीं बल्कि हमने कुंडली लिया था, तो यहाँ पे परिनालिका है, तो इसलिए फेरों की संख्या N यहाँ पे ऐड किया गया है स्वप्रेरण गुणांक के लिए ये फॉर्मूला। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ये फाई का मान इतना है, यहाँ पे हम रख देंगे, तो रख देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, देखिए रख के देखते हैं तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L इक्वल टू यहाँ पे N है तो N हमने रख दिया, उसके बाद फाई का मान ये टोटल अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट N बाई L इंटू आई, ये हो गया, इंटू यहाँ पे A भी है तो A इधर रख देते हैं। अब बाई नीचे क्या है, नीचे क्या है, तो नीचे हम देख सकते हैं I है, तो ये I से हम भाग दे देते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं होगा, ये वास्तव में L यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मेन बटा है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे L, समझ रहे हैं, ये N है तो N रख दिए, फाई की जगह पे ये टोटल मान हमने रखा है और नीचे I है तो I रख दिए। अब इस फाई I से ये I कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो अब यहाँ पे मिला क्या दोस्त, तो यहाँ पे हमें मिला जानते हैं क्या मिला, ये कि L इक्वल टू यहाँ पे ऊपर है N, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्त, नीचे है म्यू नॉट, अब फिर से N म्यू नॉट N A, अब बाई L मिल गया, समझ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब N म्यू नॉट N A है तो ये हमने टोटल रख दिया, नीचे बाई में L है तो L हमने रख दिया। अब देखिए ये भी N है ये भी N है, तो N से N ये दोनों गुणा करा लेंगे आपस में, तो ये हमारा टोटल यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा L इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा और ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L हो गया। तो ये हमारा क्या है, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला है, जो है L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A बाई L हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए बहुत ही हमने आराम से मतलब समझाने का प्रयास किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये फिगर बना लीजिएगा और चुपचाप ये आप लाइन लिखने के बाद ये सीक्वेंस वाइज करते हुए आ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अदरवाइज समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, केवल एक ही बात कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके फिजिक्स पर अपनी सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं
उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का पीडीएफ नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।